हेलो, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इतिहास का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने वाले नहीं। तो थोड़ा सा चैप्टर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले कि हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे। मूल रूप से तो पढ़े थे, क्योंकि इस चैप्टर ना हमें बतलाता है कि गांधी युग की शुरुआत। तो गांधी युग कब से कब शुरू होती भाई? तो 1919 से 1947 तक चलती है गांधी युग। लेकिन देश आजाद होने से पहले ही चैप्टर खत्म कर दी जाती है। पता नहीं चैप्टर को कैसे लिखा गया है, कोई ना शुरू है ना कोई अंत है, बीच बीचहा में से उठा लिया गया था। लेकिन चलिए, जो भी है, हमें जो पढ़ना था वो बताया हमने। क्या होता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिताजी जो वहां पर राजकोट थे, उनके दीवान थे। तो ये चाहते थे कि हमारा बेटा ना बैरिस्टर बने, इसलिए पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजते हैं। और इंग्लैंड से पढ़ाई के बाद जब वो वापस आते हैं तो एक केस की पैरवी के लिए 1893 ईस्वी में ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में ना इनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण इनका मन ना राजनीतिक में चला जाता है। सोचते हैं देश की सेवा किया जाए, लोगों की सेवा करना उनके मन में जागृत हो जाता है और उसी समय से देश की सेवा में लग जाते हैं। 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। 1914 ईस्वी में वो वापस आते हैं और 1915 में, उस समय क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी तो अंग्रेजी सरकार उसमें व्यस्त थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने देश की सेवा के लिए अंग्रेजों की सहायता करना अच्छा समझा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के बड़ा हिमायती लोग थे। इसलिए अंग्रेजों की सेवा करने में लग जाते हैं और एम्बुलेंस सेवा शुरू करते हैं गुजरात में, और एक आश्रम स्थापित करते हैं जिनका नाम है साबरमती आश्रम। इसी सेवा भाव से प्रेरित होकर के अंग्रेजों ने एक पंखा बंद करो, बहुत हल्ला करता है। क्या गर्मी लगता है क्या? छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। तो क्या होता है कि मैंने उन्हें एक उपाधि दी जाती है, कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। वहां जाते हैं और पहली बार जनताओं के परिचय पात्र होते हैं। और 1917 के चंपारण सत्याग्रह में उन्हें बुलाया जाता है और वहां पर उन्हें काफी सफलता मिलती है। 1918 के खेरा विद्रोह और 1919 के जो बारदोली आंदोलन थे, उनमें उन्हें काफी सफलता मिलती है। इसके बाद लगभग देशों में समझिए तो गांधी युग की शुरुआत ही हो ही जाती है। ठीक इसी समय क्या होता है कि प्रथम विश्व समाप्त होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ में जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है तो गांधी जी इस पर अपना रोष व्यक्त करते हैं। इसके बाद लोगों में एक मतलब गांधी जी के प्रति एक प्रेम भाव जागृत होना शुरू होता है। ठीक ऐसे ही समय में क्या होता है कि भारतीय इस्लाम द्वारा यानी मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ में एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। और 1920 की घटना है ये। और गांधी जी जाते हैं और खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता करते हैं। परिणाम कुछ ही समय में अंग्रेज जो खलीफा पर लगाए गए पाबंद थे, तुर्की पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको वापस लेता है, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा विश्वास जो है गांधी जी पर आ जाता है। चलिए, गांधी जी एक बहुत बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि भाई देश में हिंदू मुस्लिम अगर एकता लानी हो तो ठीक क्या होता है कि इसी समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध नेता जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु के बाद क्या करते हैं, ये झटाक से देश के एक बहुत बड़े इस्लामिक व्यक्ति जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उनको ले जा करके और इनकी कंधे दिलवा देते हैं, जिसके कारण तो देश में राष्ट्रीय एकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हिंदू मुस्लिम एक होकर के काम करने लगते हैं। खास करके गांधी जी के साथ उनका मिलना जुलना लोगों का अच्छा रहा। परिणाम था देश में एक आंदोलन चलाई जाती है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन, जो अपने विस्तार से उसके बारे में समझा था। इसके बाद चौरी चौरा घटना होती है। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी जेल जाते हैं। जेल से निकलने के बाद लॉर्ड इरविन के बीच में उनसे एक समझौता होती है और लॉर्ड इरविन को वो 11 सूत्री मांग रखते हैं। जब लॉर्ड इरविन इनकी बात को जब नहीं मानता है तो वो खुले आह्वान कर देते हैं कि भाई चलिए, अब अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो चलेगा फट्टा, और आंदोलन शुरू हो जाती है जिसका नाम होता है सबने अवज्ञा आंदोलन। क्या बात सही है कि नहीं है? चलिए, असहयोग सबने अवज्ञा आंदोलन इतनी तीव्र होती है कि मजबूरन लॉर्ड इरविन को झुकना पड़ता है और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन के बुलाया जाता है। गांधी जी नहीं जाते हैं और
द्वितीय तृतीय गोल में समय लगातार होती है, दूसरे में शायद ये जाते भी हैं लेकिन इनकी बात नहीं मानी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि देश में आंदोलन और तीव्र हो जाती है, गांधी जी चले जाते हैं जेल, और इसी बीच जो है ना स्वराज पार्टी की स्थापना और अन्य पार्टी बीच में चलती रहती है। देश के 3 प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था लाल बाल पाल, जो हमने कल शायद नहीं बता पाया था, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि लाल बाल पाल किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। यानी भारत का अगर मैप देखेंगे तो भारत के 3 छोर पर, यानी कि इंडिया जब हम लोग देखते हैं, इंडिया का एक मैप हम लोग तैयार करते हैं, जैसे इंडिया यहाँ तो चित्र है ही, तो इसी में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पंजाब है, एक जगह है पंजाब, इसी पंजाब के रहने वाले थे हमारे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, ठीक है। और यहाँ एक बंगाल है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल यह है, पश्चिम बंगाल में यहाँ के रहने वाले थे बिपिन चंद्रपाल, और महाराष्ट्र इधर तो झक गया है तो महाराष्ट्र यहाँ पर पड़ता है, तब महाराष्ट्र के रहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। यानी देश के 3 छोर, और तीनों छोर से, तीनों कोना पर से एक एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो बाद में प्रसिद्ध हुए थे लाल बाल पाल के नाम से, ठीक है ना। और एक समकालीन थे, यानी कि तीनों एक ही समय में आंदोलन चला रहे थे, तो जिसके कारण इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध हुआ लाल बाल पाल, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि लाल बाल पाल किसे कहते हैं। चलिए ये सब तो कहानी आप देखे होंगे, सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो हमारी वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उस पर। विशेष के लिए आगे चलते हैं हम लोग, आज पढ़ेंगे अति लघुतरीय, चलते हैं। चलिए तो सब दिन की भांति हम लोगों का एक थोड़ा सा रहता है कि पहले थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, तो फिर आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग मुखातिब होंगे, और क्वेश्चन की ओर मुखातिब होने से पहले थोड़ा सा, सबको खुश रखना शायद हमारे बस में नहीं है। देखिए कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी बहुत लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे प्रेमी भी हैं, बहुत प्रेमी करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ना कि सबको ना खुश रखना हमारे बस की चीज नहीं है, लेकिन हमारी वजह से कोई नाखुश ना हो ये हमारे हाथ में है। ये कोशिश करते हैं कि हमसे कोई नाखुश ना हो। सबको खुश करना हमारे बस की चीज नहीं। ईश्वर को भी लोग गाली देते हुए कभी कभी देखते हैं, लेकिन जब उनको अगर कोई गाली देता है तो फिर हमसे कैसे खुश रह सकते हैं। चलिए आप भी कोशिश करिए कि अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं तो उसके दुखों का कारण भी ना बने। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे भाई, पे अटेंशन। गांधी जी चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के संघर्ष के प्रेरित किए थे। देखिए प्रश्न कहता है कि गांधी जी चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। तो हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि गांधी जी जब आते हैं उससे पहले से हमारे चंपारण जो बिहार के बगल ही, यानी हम लोगों के जिला से सटा ही दूसरे जिले, तीसरे जिला होगा बगल में, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से चंपारण, ठीक है, तो ज्यादा दूर है नहीं। चंपारण में एक जगह है, तो वो क्या था ना, बहुत उपजाऊ जगह थी। सबसे पहले आप लोग वहां जब देखेंगे तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन उतना इतिहास नहीं चलना है। वहां की उपजाऊ भूमि के कारण अंग्रेजों ने वहां नील की खेती के लिए एक नियम लगा रखा था, 3 कठिया नियम। क्योंकि होता क्या था कि नील की जब खेती होती थी ना, तब किसान को बड़ी मेहनत करना पड़ता है। अभी जैसे तंबाकू की खेती होती है, तंबाकू की खेती करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले उसकी बीज बुआई से पहले, बीज बोने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है, फिर बीज बोना, बीज को ना अच्छी तरह से उसकी निकौनी करानी पड़ती है उसके अच्छे से, फिर उसके बाद क्या होता है, उसको अच्छे से उखाड़ के खेतों में रोपना होता है, समय समय पर उसको परो होते हैं, खाद खली समय से देखना पड़ता है। उसके बाद उसका एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं भोकिया, भोकिया करना पड़ता है। तो इसके बाद पत्ते का बढ़ता है, कनेल तोड़ना होता है, क्या क्या होता है। फिर तंबाकू कटती है, खाने पीने तक बड़ी लंबी, और खाने से पहले भी पूरा लटाना पड़ता है, तब काम चलता है। उसी तरह से नील की खेती करने में ना बड़ी मेहनत लगता था किसान को। और उसके बाद क्या होता था कि औने पौने दाम पर खरीद लेते थे। सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या थी कि जिस खेत में अगर 2-4 बार अगर नील की खेती हो जाए तो खेत बंजर हो जाते थे, तो किसान इसलिए करना नहीं चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ कि वहां नियम लगाया गया 3 कठिया नियम, कि आपको 3 कट्ठा में खेती करना ही होगा। यानी एक किसान के पास अगर 1 बीघा जमीन है तो 3 कट्ठे में, 2 बीघा जमीन है तो 6 कट्ठे में, 3 है तो 9 कट्ठे में आपको खेती करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं 3 कठिया नियम। और इससे ना वहां के किसान बड़ा परेशान थे भाई। तो इसी के विरोध में गांधी जी को वहां बुलाया गया था, राजकुमार शुक्ल जी गए थे, और गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन, जिसके कारण जो है ये आंदोलन जो है सफल भी रहा। तो वहां पर किस आंदोलन के लिए गए थे? 3 कठिया नियम के विरोध में। किसके लिए गए थे? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, गांधी जी गए थे ना लोगों में, क्या गांधी जी सफल हुए कि लोगों को
कुछ बढ़ाए उसमें बताए थे। देखिए गांधी जी अकेले सफल नहीं हो सकते थे। गांधी जी में एक क्या था, एक निर्भीकता थी, डर भय नहीं आता था। तो लोगों वहां पर जब लोग गए ना ये, और गांधी जी को देखा कि भाई कितनी निडरता से, कितनी भयपूर्वक, माने ऐसे कि इनके मन में कोई भय ही नहीं, कोई डर ही नहीं है, कितनी मतलब शक्ति से लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो लोगों में ना एक उत्साह जगा, इस गांधी जी अगर कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी, बहुत सारे लोग वहां के ना निर्भीक हो गए, एकदम कलेक्टर से डायरेक्ट बात करता था सीधा। पहले तो कलेक्टर को देखिए कि भाग जाता था, अब कलेक्टर से बात कर रहा है सीधा। गांधी जी के देखने से ही क्या हो जाता है, लोगों में पावर आ जाता था, ठीक है ना। तो इसी कारण गए थे वहां। चलिए आइए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों दिया। चलिए, तो गांधी जी का विचार था कि हमको असहयोग आंदोलन चलानी है, पहले वो सोच रखे थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए देश में हिंदू और मुस्लिम का एक होना जरूरी है, और उस ढूंढ रहे थे कोई व्यवस्था कि ऐसा कोई मौका मिले कि ताकि मुसलमानों का समर्थन हमको मिल जाए। और वही हुआ भी कि जब खिलाफत आंदोलन चल रही थी, तो गांधी जी चुपचाप चले गए वहां। दिल्ली में जैसे ही सभा चल रही थी वहां पहुंच गए। सारे लोग पैजामा कुर्ता टोपी वाले, और ये पहुंच जाते हैं धोती वाले। कहता है भाई ये कौन आ गया, है कि नहीं। गांधी जी उसका अध्यक्षता करते हैं। सब लोग तो गांधी जी को पहचानते ही थे, लेकिन उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हो चुकी थी, तो जानते ही थे सब लोग। इनका अध्यक्ष चुना गया, और इत्तेफाक देखिए क्या होता है ना कि लक कहते हैं उसको। गांधी जैसे अध्यक्ष बने, 2-4 दिन बाद ही अंग्रेजों ने क्या कर लिया, नियम वापस लिया। गांधी जी की बात जो है प्रसिद्धि हो गई, सबका वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लोग है, फरिश्ता आया है हमारे लिए। देखिए अब क्या होता है कि लोग लोग ना गांधी जी को बहुत पसंद करते हैं। तो क्यों किए थे वो समर्थन, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। चलिए देखेंगे गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेना चाहते थे, ताकि देश को एक बहुत बड़ी शक्ति मिले, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन में चौरी चौरी घटना का क्या महत्व है। देखिए चौरी चौरा घटना का क्या महत्व है भाई। देखिए गांधी जी का ना विचार था ना कि कोई भी काम करो ना सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, लड़ाई मारपीट नहीं करो। अगर तुम मारपीट नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, किसी तरह की दंगा या अमानवीय व्यवहार नहीं होगी। तुम जाओ नीचे पर, जाओ चाहे बाहर बैठो, जाओ नीचे पर जाओ, हम बुलाएंगे तो आना, ठीक है ना। अभी ना बुलाए छुट्टी मत लेना। चलिए मेरे भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा घटना के बारे में क्या पढ़ रहे थे कि गांधी जी का मानना था कि आप ना किसी तरह का कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करिए, और जब हिंसात्मक नहीं करिएगा तो अंग्रेजी सरकार ना आपको कुछ छुएगी भी नहीं। गांधी जी ऐसा सोचते थे, जानते थे। लेकिन क्या होता है ना कि अचानक एक उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर जिला में एक थाना था चौरी चौरा। चौरी चौरा क्षेत्र में घटना में क्या होता है कि वहां पर एक सरकारी दुकानें थी, कपड़े की दुकान, शराब की दुकान, और उसका संचालन ना उस वहां का मुखिया कर रहा था। आंदोलनकारी वहां जाते हैं, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए तो आंदोलन चल ही रही थी, वो नारा लगाते हैं, कहते हैं मुखिया को कि भाई आप ही बंद करिए, लेकिन मुखिया मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे आंदोलनकारी जुट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, मुखिया ना थाने को बुला लेता है। पुलिस जैसे आती है, दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। परिणाम होता है कि पुलिस गोली चला देता है, और गोली जैसे चलाता है तो क्या होता है कि 2 लोगों को लग भी जाता है। भीड़ काफी आक्रोशित हो जाता है, और पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटना शुरू करता है। सब भाग करके इस थाने में चला जाता है। जब अंदर जाकर के गेट को वो बंद कर लेता है, आक्रोशित लोगों ने उस थाने में आग ही लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। ये 4 अप्रैल 1922 की घटना थी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे 4 अप्रैल या 5 अप्रैल, कभी कभी 5 अप्रैल भी दे देता है ऐसे, इसलिए नहीं, गलती लिखा गया होगा तब शायद, नहीं 4 अप्रैल होगा यहाँ पर, तब शायद अप्रैल की घटना थी, 4 अप्रैल 1922 की घटना थी। परिणाम क्या होता है कि गांधी जी इस बात से काफी हताहत होते हैं, और तुरंत असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस लेते हैं। और सभी लोगों को अपने जो दोष लगाया जाता है, सरकार जिन जिन लोगों को नामजद करती है, उनको बचाने के लिए सारे लोगों का दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं कि भाई उस आंदोलन का नेतृत्व हम कर रहे थे, है ना। देखिए, तो यही असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा घटना का क्या महत्व है। ये घटना के कारण क्या हो जाता है, असहयोग आंदोलन तुरंत वापस ले लिया जाता है।
किसी को दिक्कत? बस इसके चौड़ी चौड़ा घटना के बारे में 10 लाइन लिख देना है, 5 लाइन लिख देना, हो गया आंसर। आगे चलेंगे, स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि असहयोग आंदोलन काफी तीव्र थी, काफी जोर शोर से चल रही थी। पूरा देश में लगभग समझिए विदेशी वस्तुओं का आयात जो है वह लगभग बहुत कम हो गया था, मात्र 30% रह गई, 70% कम हो चुका था। अब आंदोलन इतनी तीव्र हो चुकी थी, सारे लोग बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई जा रही थी। अब गांधी जी अचानक क्या होता है, चौड़ी चौड़ा घटना के बाद, ऐसे गांधी जी अपने रास्ते सही हैं, उन्होंने देखा कि भाई अगर हम नहीं वापस लेंगे, हिंसात्मक कार्य और भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की क्या हो सकती है, जाने जा सकती है इसमें। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं गांधी जी, इशारे जो है ना मतलब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इससे कुछ लोग ना क्षुब्ध हो जाते हैं, जिनमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास प्रमुख थे, और वो एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं जिनका नाम था स्वराज पार्टी। और उस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रखा गया कि भाई हमारा देश अब आजाद होगा, यानी अब हम संवैधानिक सुधार नहीं, अब देश की आजादी की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी? देश की पूर्ण स्वाधीनता के लिए। और वही पार्टी सबसे पहले 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस में स्वतंत्रता की मांग रखी थी, ठीक है। अभी तक हम लोग ना अंग्रेजों से केवल कहते थे कि संवैधानिक सुधार करिए, जो नियम कानून है उसमें सुधार लाइए, जो कर है उसको छूट करिए, माने उसमें कटौती करिए, माने हमें आज़ादी नहीं चाहिए, शासक आप ही रहिए, लेकिन जो नियम कानून है ना, दंडात्मक नियम कानून, उसमें सुधार करिए। जो हमारे यहाँ टैक्स कर लगाए गए हैं उसको थोड़ा सा कम करिए, भारतीयों को नौकरी में बराबर का अधिकार दीजिए, शिक्षा में सुधार करिए। ये सब कुछ हम लोग मांग कर रहे थे उस समय तक। लेकिन पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन हुई थी, जिसमें हम लोग मांग किए थे। ये कौन किया था? स्वराज पार्टी ही नहीं मांग किया था, कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी क्यों? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्वराज माने अपना राज, अपना देश, नहीं तो लिखेंगे असहयोग आंदोलन से क्षुब्ध होकर के 1922 ईस्वी में कांग्रेस के प्रमुख नेता, जिनमें थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ने इस पार्टी से अलग हो गए और एक अलग पार्टी का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। उसका क्या नाम रखा गया? स्वराज पार्टी, ठीक है। देखिए 1910 कांग्रेस गया अधिवेशन हुआ था, वो अलग। पता नहीं, जो हो गलती लिखा गया होगा कोई बात नहीं, क्या उतारते हैं आप बोलते हैं तो नहीं सुनते हैं। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई? देखिए फिर से कह रहा है आपसे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, अभी जस्ट बताया है। तो कांग्रेस के 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुई थी, उसी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की, इसका क्या परिणाम हुआ? आप लोग जो आंसर लिखते हैं ना, जो बताते हैं पहले उसको सुन लीजिए, और सुन के तब उसको लिखा करिए, ठीक है ना। अपना वीडियो वहाँ प्ले कर लीजिए, प्ले करके उसको सुन लीजिए एक क्वेश्चन को, और फिर उसको प्ले को वीडियो को बंद कर दीजिए, फिर लिख लीजिए, बेटर रहेगा। दैट्स ऑल। चलते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी दांडी यात्रा क्यों की? तो हम लोग पढ़े थे, कहानी क्या होती थी कि 1929 में गांधी जी क्या करते हैं, लॉर्ड इरविन के बीच में एक मतलब वार्तालाप होती है, और गांधी जी जाते हैं और लॉर्ड इरविन को ना एक पत्र देते हैं, जिसमें पत्र में मांग रखी जाती है 11 सूत्री कार्यक्रम, यानी 11 मांगे रखी जाती है। कौन कौन मांगी थी उनमें? तो सबसे पहला था कि भारत में जो नमक बनाना जो कानूनन अपराध है, भारतीय लोग नमक बना नहीं सकते हैं, नमक का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, ये जो अपराध है इसको वापस लिया जाए, इस नियम को। दूसरे नियम थे कि भारत में जो सैन्य सेवाएं हैं उसको कम कर दिया जाए, और इससे कम करने से क्या होगा कि इसकी जो बचत होगी तो उससे क्या होगा, किसानों के कर को आधा कर दिया जाए, ठीक है। तीसरी थी कि भारत में जितने भी लोग जेल में हैं, जिन पर किसी तरह की आपराधिक मामला नहीं है, उनको मुक्त कर दिया जाए। इसके अलावा और सारे थे, जिनमें एक और प्रमुख थे कि भारतीय लोगों को ना जो समर्थ हो उनको आर्म्स यानी हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ऐसे कुल 11 मांगे थी,
लेकिन लॉर्ड इरविन इनकी बात को ध्यान नहीं देता है और वो क्या करते हैं कि पत्र को बिना पढ़े हुए जेब में डाल लेते हैं। बात खत्म। अब गांधी जी को इस बात से बड़ा दुखी होते हैं, कहते हैं तो ठीक है, तो चलिए अब आंदोलन चलेगी। और वो क्या करते हैं 1930 में मार्च महीने में वो एक यात्रा निकालते हैं। कहाँ? साबरमती से शुरू करते हैं दांडी के लिए। लगभग उसमें 78 अनुयायी थे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और लगभग 6 अप्रैल को वो 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं कहाँ? दांडी। और 6 तारीख को, शायद 6 तारीख है जी, हाँ 6 अप्रैल को वो क्या करते हैं दांडी में नमक कानून भंग करते हैं पहली बार, और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और उनका कहना क्या है कि मतलब देश में जो भी अंग्रेजों के नियम कानून थे ना उसका उल्लंघन करिए। सबने अवज्ञा का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों के कोई भी नियम कानून को आप नहीं मानिए, सबका उल्लंघन करिए। नमक कानून भंग हो गया कि एक कानून भंग कर ही दिए तो सब कानून भंग चलेगा, यही नाम था सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए तो दांडी यात्रा क्यों किया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। मेन उद्देश्य क्या था? नमक कानून को तोड़ना और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। इसके लिए क्या हुआ था पूरा कहानी फिर से समझ लेते हैं। लिखेंगे गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए थे, इसके मेन उद्देश्य है नमक कानून को भंग कर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। गांधी जी लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांगे रखी, लेकिन इनमें से कोई भी मांग स्वीकार नहीं किया गया। परिणाम था गांधी जी एक आंदोलन करने का शर्त रखा और उसके लिए उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए चले, जिनमें 78 अनुयायी उनके साथ थे। रास्ते में बहुत सारे युवाएं उनमें जुड़ते चले गए, जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं दांडी। और अगले दिन यानी 6 अप्रैल को वो नमक बना करके नमक कानून भंग कर देते हैं और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। आगे चलेंगे। 1932 के पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ? देखिए क्या होता है कि जब गोलमेज सम्मेलन होती है तो पहले गोलमेज सम्मेलन में ना गांधी जी नहीं जाते हैं। भाई इंग्लैंड का प्रधानमंत्री खुद बुलाते हैं गांधी जी को और गांधी जी नहीं जाते हैं, तो उन्हें तो थोड़ा सा दुख होता ही है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को। लेकिन गांधी जी इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी बात स्वीकार नहीं की जाती, ये पहले से जानते थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन असफल होता है। पुनः गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है और गांधी जी इस बार जाते भी हैं। जाने से कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में जो अंग्रेजी सरकार के नियम थे वही नियम को ही रखा जाता है। केवल गांधी जी को मनाया जाता है कि आप ना ऐसा नहीं करें जो सबने अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। इसके लिए गांधी जी गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके चले आते हैं, यानी कि सम्मेलन समाप्त भी नहीं होता है और बीच में उठ करके सभा से चले देते हैं और भारत आते हैं। फिर से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। मजबूरन फिर से चर्चिल जो है ना वो तीसरी बार इन्हें बुलाया जाता है, गोलमेज सम्मेलन होती है लेकिन गांधी जी इस बार नहीं जाते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि जब वो देख लेता है कि गांधी जी नहीं आते हैं, कांग्रेस के पक्ष से कोई व्यक्ति जब नहीं जाता है तो वो खिसिया जाता है। अब इधर क्या है ना कि वो चाहता था कि भारत को फूट डालो राज करो की नीति अपना लेता है। पहले तो मुस्लिम लीग के सदस्य अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे तो उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार कर लिया गया। बाद में जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे वो भी हरिजनों के लिए जो न्यूनतम जाति के लोग थे, सॉरी विद्युत व्यवस्था सही नहीं थी जिसके कारण थोड़ा सा असुविधा हो गई। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या होता है कि जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में बुलाया जाता है तो गांधी जी जब नहीं जाते हैं तो चर्चिल क्या करता है ना कि पहले तो मुस्लिम लीग के लिए जो निर्वाचन अलग पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको तो स्वीकार कर ही लेता है। बाद में जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी अलग पृथक निर्वाचन की जो मांग कर रहे थे वो भी स्वीकार कर लिया जाता है। अब गांधी जी को जब ये बात मालूम होती है कि चर्चिल ने भीमराव अंबेडकर की बात को स्वीकार कर लिया गया, पृथक निर्वाचन होगी, तो गांधी जी को इस बात का बड़ा दुख होता है कि भाई अब तो देश हमारा 3 खंडों में हो जाएगा। पहले तो 2 ही खंड होने की बात थी, अब कितनी खंड हो जाएगी? 3 खंड हो जाएगी। एक कांग्रेस अलग है, एक मुस्लिम लीग अलग मांग कर रही थी कि भाई हमें अलग देश चाहिए, और भीमराव अंबेडकर एक अलग देश की मांग कर रहे थे। इसलिए गांधी जी सोचते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, इसलिए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होती है 26 सितंबर 1932 को पुणे में। इसे कहा जाता है पूना समझौता। ठीक है, फिर समझते हैं। लिखेंगे जब कांग्रेस
गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाती है, तो भीमराव अंबेडकर की जो पृथक निर्वाचन की मांग थी, इसको अंग्रेज स्वीकार कर लेती है। जिसके बाद गांधी जी को लगता है कि अब हमारा देश जो है ना, वह 3 खंडों में बढ़ जाएगी। तो गांधी जी दोनों को एक करने के लिए, यानी कि भीमराव अंबेडकर को मनाने के लिए 26 सितंबर 1932 में मुंबई के पुणे में एक समझौता होती है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसे कहा गया है पूना समझौता, जिसमें भीमराव अंबेडकर को मनाया जाता है और उन्हें पृथक निर्वाचन न करके कांग्रेस के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। लेकिन जहां पर अंग्रेजों ने उन्हें 60 सीट दी थी, वहां पर 132 सीट देने की बात कही जाती है कि आपको बहुत ज्यादा सीट मिलेगा, लेकिन रहिए तो कांग्रेस के साथ मिल करके लड़िए, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? देखिए, अल्लूरी कभी कभी बेलूरी हमको पढ़ा जाता है, ठीक है ना, तो बेलूरी ना खाएंगे हम लोग, यहाँ पर नाम है अल्लूरी। ऐसे औरत आर ना जो काम अच्छा से नहीं करती, उसको बेलूरी कहा जाता है, लड़की लोग को, ठीक है ना। तो चलिए, देखिए, आपके बोलने नहीं बोलने से शब्द नहीं बदल जाएंगे, बेलूरी लड़कियों के लिए ही होती है। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के, सुनिए ना, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में 1920 के दशक में नए वन कानून लगाए गए थे। इससे मतलब प्रतिरोध में आदिवासी समाज ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था रंपा विद्रोह, और रंपा विद्रोह के प्रमुख नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। ये मतलब उस समय जितने आदिवासी समाज थे ना, उनमें एक चमत्कारी गुण माने जाते थे, कहा लोग मानते थे कि इनमें ना एक इस चमत्कारी गुण है, ईश्वरीय देन है। इस पर ईश्वर का नहीं होता, जैसे अपने गांव में कोई किसी को भगत लोग कहता है, तो वैसे इस पर माना जाता था, और लोग इनकी बातों को बहुत मानते भी थे। और ये खुद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ना प्रेरित थे, लोगों को समझाते थे कि शराब नहीं पीजिए, चोरी नहीं करिए, मदिरा नहीं खाइए, इस तरह की लोगों की बातें कहते थे। परिणाम होता है कि बहुत सारे लोग इनके समर्थक हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में विशेष जानने के लिए वीडियो में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।